फेरोमैग्नेटिज्म। देखिए, हम लोग स्टार्ट कहाँ से किए थे कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, जिससे करंट बनता है, यानी करंट लूप डेवलप करता है। और करंट लूप आप जानते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल कॉन्स्टिट्यूट करता है, मैग्नेटिक डाइपोल। तो डायामैग्नेटिज्म में क्या था कि एक एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके रिवॉल्यूशन की वजह से जो करंट लूप बना, सबका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, यानी एटम के अंदर पहले से कोई डाइपोल मोमेंट नहीं था। और जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए तो उसमें इंड्यूस हुआ डाइपोल मोमेंट, जिसने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज किया। सारा बात क्लियर था। अब फिर आप आए पारामैग्नेटिज्म में। तो पारामैग्नेटिज्म में आपने क्या देखा कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स के रिवॉल्यूशन की वजह से जो एटम के पास डाइपोल मोमेंट है वो एग्जिस्ट करता है, यानी एटम के पास ऑलरेडी डाइपोल मोमेंट है, लेकिन वो रैंडमली ओरिएंटेड है, इसीलिए नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 के बराबर होती थी। और जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते थे तो वो सारा एटॉमिक डाइपोल्स मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन कर जाता था टॉर्क लगने की वजह से, और वो मैग्नेटाइज हो जाता था। बात आई समझ में? अब आइए फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म आप ये मान के चलिए कि ये एक एक्सटेंडेड पार्ट है या इनहांस पार्ट है किसका? पारामैग्नेटिज्म का। यहाँ भी हर एटम के पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, मतलब एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन की वजह से जो डाइपोल मोमेंट है वो कैंसिल नहीं करेगा। बात आई समझ में? ईच एटम विल पोजेस डाइपोल मोमेंट। बोलो क्लियर? बोलो बाबू, बोलो। हाँ, देखिए, ईच एटम ईच एटम will possess will possess will possess will possess dipole moment will possess dipole moment। अब सुनिए, बड़ा प्यारा चीज है यहाँ पर। मतलब पारामैग्नेटिक से क्या फर्क है? वहां सारे एटॉमिक डाइपोल्स रैंडमली ओरिएंटेड थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा मालूम? यहाँ पर मामला ये होगा कि एटॉमिक डाइपोल्स एक दूसरे के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे कि छोटे छोटे वॉल्यूम में छोटे छोटे वॉल्यूम में छोटे छोटे वॉल्यूम में एटॉमिक डाइपोल्स अपने आप यानी स्पॉन्टेनियसली अलाइन कर जाएंगे बिना किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। बात आई समझ में? बोलो। छोटे छोटे वॉल्यूम, हाँ, छोटे छोटे वॉल्यूम में एटॉमिक डाइपोल्स स्पॉन्टेनियसली अपने आप सेम डायरेक्शन में अलाइन कर जाएंगे, है ना? और उसी छोटे छोटे वॉल्यूम को हम लोग डोमेन कहेंगे। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? डोमेन कहेंगे, हाँ। the atomic dipoles the atomic dipoles the atomic dipoles interact the atomic dipoles interact with each other interact with each other in such a way interact with each other in such a way that that in small volumes in small volumes in small volumes the atomic dipoles the atomic dipoles the atomic dipoles align align in the same direction align in the same direction spontaneously spontaneously spontaneously। ठीक है? और उन्हीं छोटे छोटे वॉल्यूम्स को हम लोग क्या बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे। these volumes these volumes are called domain these volumes are called domain। इसको डोमेन कहेंगे, डोमेन। अब आप देखो क्या नजारा है। देखिए, ये एक डायामैग्नेटिक
मटेरियल लिया, ठीक है, इसको मान लो कि 4 सेक्शन में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, 4 वॉल्यूम में। देखो जैसे इस वॉल्यूम में यानी इस डोमेन में सारा डाइपोल, सारा एटॉमिक डाइपोल एक ही डायरेक्शन में अलाइन किया हुआ मिलेगा आपको। देख लीजिएगा, देख रहे हैं बात को, बोलिए, देख लीजिए। यहां देखिए, अब ये अलग बात है कि इसमें जो डायरेक्शन है, इसमें डायरेक्शन डिफरेंट है, लेकिन इस वॉल्यूम में सबका डाइपोल एक ही डायरेक्शन में होगा। बोलिए क्लियर है। और इसी फिनोमेना को हम लोग फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं, बोलिए क्या बोलते हैं? दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म। बात आई समझ में? अब देखिए क्या होगा। अब अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, अभी तो मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई नहीं किया है, अब अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो डोमेन का ग्रोथ होगा। डोमेन का क्या होगा? ग्रोथ होगा। ओके सर, व्हाट डज दिस मीन? अगर मान लो आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ अप्लाई किए तो गौर करो, इस डोमेन का जो डाइपोल मोमेंट है वो भी उसी डायरेक्शन में है। बोलिए बाबू, बोलिए। हाँ, अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो डोमेन जिसमें एटॉमिक डाइपोल सेम डायरेक्शन में है उसका साइज बढ़ेगा। उसका साइज क्या होगा, बोलिए क्या होगा? इंक्रीज करेगा, जिसको मैंने कहा कि डोमेन ग्रोथ अकर करेगा। डोमेन ग्रोथ अकर करेगा। समझ में आई बात? पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो डोमेन का ग्रोथ होगा। डोमेन का ग्रोथ होगा। किस डोमेन का ग्रोथ होगा? जिसमें एटॉमिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है। बोलिए बाबू लोग, बोलिए। उस डोमेन का ग्रोथ, उस डोमेन का ग्रोथ होगा जिसमें एटॉमिक डाइपोल्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन। हाँ, तो आइए फिगर पर आपको फील देते हैं उस चीज का हम। आखिर हम लोग पढ़िए लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। व्हेन एन व्हेन एन external magnetic field when an external magnetic field when an external magnetic field is applied
is applied, is applied, domain growth occurs, domain growth occurs, domain growth occurs, डोमेन का ग्रोथ अकर करेगा, मतलब द डोमेन कंटेनिंग द एटॉमिक डाइपोल्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट्स साइज विल इंक्रीज। बात फॉलो किए, द साइज ऑफ डोमेन, द साइज ऑफ डोमेन, द साइज ऑफ डोमेन containing atomic dipoles, containing atomic dipoles, containing atomic dipoles in the direction of magnetic field, in the direction of magnetic field, magnetic field increases, increases, increases। बोलिए बाबू, क्लियर हुआ ये बात? बोलो बोलो बाबू। हाँ, अब देखिए आगे हम लोग डायग्रामिक, डायग्रामेटिक लुक हम लोग इसको कैसे दे सकते हैं। ये मान लो आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था, हम लोग 4 सेक्शन दिखाए थे, वैसे बहुत ज्यादा होगा, छोटा छोटा वॉल्यूम्स, वो तो दिखाने के लिए दिखाए हैं। मान लीजिए आपने इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, बी एक्सटर्नल, तो बोलो किस डोमेन का साइज इंक्रीज करेगा? बोलिए बाबू, इस डोमेन का साइज इंक्रीज करेगा? बोलो बोलो। इस डोमेन का साइज इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि इसमें जितने भी एटॉमिक डाइपोल्स हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है। बोलिए क्लियर, बोलिए क्लियर। देखिए इसका साइज बढ़ जाएगा, देखिए बोर्ड पर, इसका साइज बढ़ गया, देख लीजिए। और ये ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइंड है। और इन सब पे टॉर्क लगेगा, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन करना चाहेगा, देखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, बी एक्सटर्नल ऊपर की तरफ है, बोले कोई दिक्कत? बोलिए बोलिए। चलिए थोड़ी देर के बाद एक सिचुएशन और दिखा दीजिए। लगभग इस पूरे को कवर कर दीजिए, लगभग।
एक सेक्शन बोलिए, क्लियर है? बोलिए बाबू लोग, बोलिए। बोलिए, फील आ गया होगा आप लोग को। बोलिए बाबू लोग, बोलिए। डोमेन ग्रोथ, बोलो डोमेन ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बोलो। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए डायग्राम का। और इसी डोमेन कैरेक्टर की वजह से अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा वीक भी अप्लाई करते हैं तो इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन होता है। इसमें स्ट्रॉन्ग मतलब पैरामैग्नेटिक से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसमें मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस होता है। बात आई समझ में? बोलो बाबू बोलो। का मतलब है कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से बहुत बहुत ज्यादा होगा। बहुत बहुत क्या होगा? बोलो बोलो, बहुत बहुत क्या होगा? ज्यादा होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, हर पॉइंट्स को हम लिखेंगे क्योंकि इसमें पॉइंट से ही क्वेश्चन आपको आएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लिख सकते हैं कि ड्यू टू डोमेन कैरेक्टर, ड्यू टू डोमेन कैरेक्टर, ड्यू टू डोमेन कैरेक्टर, डोमेन कैरेक्टर इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, in ferromagnetic material, in ferromagnetic material there will be strong magnetization even if external magnetic field is very weak। अगर जो आप बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए हैं अगर वो बहुत वीक है तब भी उसके अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस होगा। बात आई समझ में? बोलिए बोलिए। there will be strong magnetization, there will be strong magnetization, there will be magnetization, strong magnetization even if even if the external applied magnetic field, the external magnetic field, the external magnetic field is very weak, is weak, है ना? और आप एक निचोड़ ये दे सकते हैं कि द नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज मच मच ग्रेटर देन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बोलो क्लियर? बोलो बाबू बोलो। ये बात हम ये बात हम डाया में भी बोले थे, ये बात हम पारा में भी बोले और ये बात हम फेरो में भी बोल रहे हैं, है ना? डाया में तो मामला ये था कि अंदर में मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल फील्ड से कम था। पारा में अंदर में मैग्नेटिक फील्ड बाहर के फील्ड से ज्यादा था और इस केस में बहुत ज्यादा होगा। इस केस में बहुत ज्यादा होगा। द नेट मैग्नेटिक फील्ड, द नेट मैग्नेटिक फील्ड, the net magnetic field inside the
material in a ferromagnetic material, inside the material will be much greater than, will be much greater than, will be much greater than, greater than external magnetic field, external magnetic field। बोलो क्लियर है बाबू लोग, बोलो बाबू लोग, बोलो। अब देखिए, अब एक इंपॉर्टेंट बात, अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर करेंगे। आप एक रिलेशन को दो बार पढ़ चुके हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इंटू मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, पढ़े हैं। आई वेक्टर इज इक्वल टू जीटा इंटू एच वेक्टर, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? बोलिए बोलिए। इतना बार रिपीट कर चुके हैं कि पता नहीं अब आपके जहन में चढ़ा कि नहीं चढ़ा, ये बात हमको समझ में नहीं आ रहा है। बोलिए, चढ़ा है जहन पर? बोलिए। वी ऑलरेडी नो, वी ऑलरेडी नो, वी ऑलरेडी नो आई वेक्टर यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बहुत हाई हुआ है इसमें, ये बराबर जीटा यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इनटू एच वेक्टर, है ना। ये क्या था याद है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ये अगर कमजोर भी होगा तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। बोलो क्लियर, बोलो बाबू, बोलो बोलो। हाँ, ये अगर वीक भी होगा तो इसका वैल्यू बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। मैग्नेटाइजेशन जो उसमें हुआ वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हुआ, तो जीटा का साइन यहाँ भी पॉजिटिव होगा, और जीटा की वैल्यू पॉजिटिव के साथ साथ लार्ज वैल्यू होगा जीटा का। जीटा का क्या होगा बोलिए, क्या होगा बोलिए? जीटा पॉजिटिव भी होगा और उसकी वैल्यू लार्ज होगी। जीटा इज वेरी लार्ज, पॉजिटिव होगा एंड वेरी लार्ज, एंड वेरी लार्ज वैल्यू, वेरी लार्ज वैल्यू। जीटा याद है ना? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। जीटा क्या था बोलिए, जीटा क्या था बोलिए? जीटा क्या था? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। चलिए, एक पॉइंट ये हो गया। अब बताओ, रिलेटिव, रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस जीटा। देखो, रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस जीटा। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में म्यू आर का वैल्यू स्लाइटली 1 से ज्यादा होता था, लेकिन यहां पर म्यू आर का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा। बोलिए बोलिए, बहुत ज्यादा होगा, बोलिए। हाँ, म्यू आर की वैल्यू, एक तो जीटा पॉजिटिव है तो 1 से ज्यादा तो होगा ही, अब 1 से बहुत ज्यादा होगा। बोलिए, समझ में आई बात? बोलिए बोलिए। हाँ, म्यू आर इज, म्यू आर इज मच ग्रेटर देन 1, much greater than 1, mu r is much greater than 1, mu r 1 से बहुत ज्यादा होगा। बोलो, इतना पॉइंट क्लियर है? अब ये बताओ, अब ये बताओ, डायामैग्नेटिक में बोले थे कि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल्ड होता है, वीकली रिपेल्ड होता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट होता है, और ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। बोलो, होगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। हाँ, याद रखिएगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। स्क्रीनशॉट पे ले लीजिए, फिर उस पॉइंट को लाते हैं। मैंने लेयर बाय लेयर आपको एक एक तरह का मटेरियल सारा पढ़ा दिया आपको। हो गया? बोलिए। आप लिख सकते हैं
The ferromagnetic material is strongly attracted in external magnetic field. The ferromagnetic material, the ferromagnetic material, the ferromagnetic material is strongly attracted, strongly attracted, strongly attracted, strongly attracted in external magnetic field, in external magnetic field, in external magnetic field, external magnetic field. बोलिए क्लियर, बोलिए बाबू लोग, बोलिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब ये बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायामैग्नेटिक में बहुत डेंसर था, सॉरी बहुत ही रेयर था, पैरामैग्नेटिक में थोड़ा डेंसर हुआ, और इस केस में बोलो बहुत ही ज्यादा डेंसर होगा। बोलो बोलो। हाँ, बहुत ज्यादा डेंसर होगा। आपको तीन मटेरियल शो कर देगा, तीनों में मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो कर देगा, पूछेगा बताइए कौन पारा है, कौन फेरो है, और कौन पारा है, फेरो है और डाया है। जिसमें सबसे रेयरर होगा वो कहिएगा डाया मैग्नेटिक, है ना। जिसमें सबसे ज्यादा डेंसर होगा उसको कहिएगा फेरो मैग्नेटिक, जिसमें बीच में होगा उसमें कहिएगा वो क्या है, पारा मैग्नेटिक है। बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत, बोलिए। नो सर, बहुत अच्छी बात है, इसे क्वेश्चन बन सकता है आपका एक तो, समझ गए। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस inside inside the ferromagnetic material, inside the ferromagnetic material, inside the ferromagnetic material is very denser, is very denser, very denser, मतलब लेस स्पेस, दो लाइंस के बीच में स्पेस बहुत कम होगा, लेस स्पेस, लेस स्पेस। अपना लैंग्वेज क्रिएट कीजिए, लेस स्पेस। बोलो क्लियर है बाबू लोग, बोलो बोलो। हाँ, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। बोलिए, हो गया, बोलिए। नहीं बोलिएगा बाबू लोग। अब आइए क्यूरीज लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, क्यूरीज लॉ, क्यूरीज लॉ, क्यूरीज लॉ। जानते हैं, आप जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, आप जब तो रैंडमनेस इंक्रीज करता है, और जब रैंडमनेस इंक्रीज करेगा तो जो अलाइनमेंट होना है मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग वो थोड़ा कम होगा, वो थोड़ा कम होगा। इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन घट जाएगा। बात फॉलो किए, बोलो बाबू, बोलो बोलो। हाँ, रैंडमनेस बढ़ जाएगा, मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन घट जाएगा फॉर अ गिवन मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, है ना। यानी एच वेक्टर अगर गिवन है तो आई की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो। इसका मतलब कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बात फॉलो किए, बोलो बाबू बोलो। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के क्या होता है, बोलिए क्या होता है। हाँ, देखिए एज टेम्परेचर इज इंक्रीज, एज टेम्परेचर इज इंक्रीज, इंक्रीज randomness increases, randomness, randomness increases, randomness increases, and as a result, and as a result, and as a result,
for a given magnetizing field intensity, है ना, for a given magnetizing field intensity, magnetizing field intensity, field intensity, field intensity, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यानी आई वेक्टर डिक्रीज कर जाएगा, समझ गए, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन विल डिक्रीज, intensity of magnetization will decrease, magnetization will decrease। बहुत प्यारा चीज डील करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटाइजेशन will decrease, will decrease, ठीक है। और जैसे आप पढ़े थे I बराबर जीटा एच वेक्टर, तो ये तो कांस्टेंट है, एक गिवन मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी के लिए I का वैल्यू घट जाएगा, मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन घटा, इसका मतलब जीटा घट जाएगा। क्या घट जाएगा बोलिए, क्या घट जाएगा? हाँ, इसका मतलब कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। दिस इंप्लाइज दैट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, magnetic susceptibility decreases with temperature, decreases with temperature, decreases with temperature, है ना। यानी आप कह सकते हैं जीटा इज इक्वल टू, ऊपर में कांस्टेंट सी और नीचे में एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन में लेना है आपको, है ना। जीटा इज इक्वल टू सी अपॉन टी, टी यहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, टी यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, टी यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और सी एक कांस्टेंट है जिसको आप क्यूरीज कांस्टेंट बोल सकते हैं। सी को क्या बोल सकते हैं बोलिए, क्या बोल सकते हैं? क्यूरीज कांस्टेंट। सी आपका कहलाएगा क्यूरीज कांस्टेंट, सी आपका कहलाएगा क्यूरीज कांस्टेंट। बोलो क्लियर है? चलिए, तो टेम्परेचर बढ़ाने से जीटा का वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा, है ना। अब इतना भी मतलब आसान नहीं है ये। जैसे मान लीजिए सबसे ज्यादा मैग्नेटाइजेशन आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में हुआ, डोमेन कॉन्सेप्ट के हिसाब से, समझिए बात को, डोमेन कैरेक्टर के वजह से। अगर आप मान लो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, रैंडमनेस बढ़ रहा है, रैंडमनेस बढ़ रहा है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आ जाने के बाद फेरोमैग्नेटिक भी पारामैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लगेगा। बोलो, उसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इतना घट जाएगा, समझ गए, कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी क्या बन जाएगा? बोलो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? पारामैग्नेटिक मटेरियल बन जाएगा। हाँ, इतना उसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन घट जाएगा। समझ में आई बात? क्लियर है? उस टेम्परेचर को या उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्यूरीज पॉइंट। क्या बोलते हैं बोलिए, क्या बोलते हैं बोलिए? क्यूरीज पॉइंट। समझ गए? देखिए, देखिए पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि इफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज हीटेड, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज हीटेड, यानी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, मटेरियल इज हीटेड, मटेरियल इज हीटेड, is heated, then at a particular value of temperature, then at a particular value of temperature, then at a particular value of temperature, particular value of temperature, particular value of temperature, उसको बोल दो T0। क्या बोल दो, क्या बोल दो उस टेम्परेचर को, क्या बोल दो? T0। बोलिए, क्या बोल रहे हो टेम्परेचर को? T0। द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विल आल्सो बिहेव, या डायरेक्ट कहिए द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विल बिकम पारामैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक क्या बन जाएगा बोलिए? पारामैग्नेटिक, विल बिकम पारामैग्नेटिक,
will become paramagnetic, will become paramagnetic, paramagnetic, है ना। रैंडमनेस बढ़ जाएगा ना, रैंडमनेस बढ़ जाएगा। जो परफेक्ट अलाइनमेंट उसके अंदर था एक्सटर्नल बी फील्ड के लॉन्ग, वो परफेक्शन खत्म हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन घटेगा, घटेगा, और घट करके वो मटेरियल पारामैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लगेगा। और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूरिश टेम्परेचर। क्या बोलेंगे? बोलिए, क्या बोलेंगे? बोलिए। हाँ, T0 is called, T0 is called Curie's temperature, is called Curie's temperature, Curie's temperature, Curie's temperature। कोई पूछे Curie's temperature क्या है? क्योंकि वो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को इतना बढ़ा दिया कि, और वो वैल्यू अटेन कर लिया कि जब फेरोमैग्नेटिक बिहेव करने लगा किसकी तरह? पारामैग्नेटिक की तरह। हाँ, उस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टेम्परेचर को हम लोग कहेंगे क्या? क्यूरिश टेम्परेचर। क्या बोलेंगे? बोलिए, क्या बोलेंगे? और ये सारा हादसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, रैंडमनेस बढ़ा, तो जो अलाइनमेंट, तो हम बोल ये रहे थे कि ये सारा वजह टेम्परेचर के बढ़ाने पर क्यों हुआ? रैंडमनेस बढ़ा, रैंडमनेस बढ़ा। जो परफेक्ट अलाइनमेंट था फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, वो गड़बड़ा गया रैंडमनेस बढ़ने से। इसका मतलब उसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जो हम 3 क्लास से आप लोग को पढ़ा रहे हैं, वो डिक्रीज किया, वो डिक्रीज किया। बात आई समझ में? और एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टेम्परेचर पर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पारामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करने लगा, है ना। और वो टेम्परेचर क्यूरिश टेम्परेचर कहलाएगा। हमने T0 सिंबल दिया है, आपकी मर्जी हो, साइंटिस्ट के नाम पर ही आप TC लिख दें, क्यूरिश टेम्परेचर, TC लिख दें, क्यूरिश टेम्परेचर। बात फॉलो किए? या क्यूरिश पॉइंट, या क्यूरिश पॉइंट, लेकिन वैल्यू होगा किसका? टेम्परेचर का। वैल्यूज किसका होगा? टेम्परेचर का। बोलो टेम्परेचर का। चलिए, मैंने सारा चीज इस 3 क्लास में मैंने आपको बता दिया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से रिलेटेड, पारामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। समझ में आई बात? है ना। कुछ कुछ छोटा छोटा पॉइंट्स। डायामैग्नेटिक मटेरियल, बताओ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा? रिपेल की अट्रैक्ट। क्या होगा? बोलिए, रिपेल की अट्रैक्ट। डायामैग्नेटिक रिपेल होगा, वीकली रिपेल्ड। पारामैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा? अट्रैक्ट। क्या होगा? अट्रैक्ट, वीकली अट्रैक्ट। लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा? स्ट्रांगली अट्रैक्ट, स्ट्रांगली अट्रैक्ट। कोई पूछे सबसे ज्यादा मैग्नेटाइजेशन किसमें होगा? फेरोमैग्नेटिक में। किसमें? फेरोमैग्नेटिक में। बात आई समझ? फेरोमैग्नेटिक, हाँ, फेरोमैग्नेटिक में। और आप टेम्परेचर का खेल देख लिए। चलिए, आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल तो अब क्लियर हो गया।